ठीक है, कि आर्थिक कारण क्या थी जो हम लोगों को एक किया। ठीक, तो उस समय कर का बोझ काफ़ी बढ़ रहा था। तक सबको आप लोग देखिएगा कि कर मतलब जो भी कृषि कर लग रहे थे, व्यापारियों का कर लग रहा था, अलग अलग विभागों में बहुत सारे कर का प्रावधान किया गया था। तो उस करों के कारण लोगों में परेशानियां बढ़ रही थी, और जो हमारा लघु उद्योग था इसको उन्होंने नष्ट कर दिया। तो इससे हमारा बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, और सामाजिक कारणों में, ठीक है, सामाजिक कारण में देखेंगे तो सामाजिक कारण में क्या हो रहा था, समाज में क्या हो रहा था, इसी को उसमें सामाजिक कारणों में लिख देना है, नॉर्मल सी बात है। तो आप देखिएगा सामाजिक कारणों में, तो समाज में अंग्रेजों के प्रति हर तबके में आंदोलन चल रहा था, हर लोग उसका विरोध कर रहे थे। कोई खुलकर सामने विरोध कर रहा था, कोई इनडायरेक्टली रूप से भी विरोध कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि कई बार हुआ क्या कि भारतीय ही अंग्रेजों के सैनिक में भी थे। उस समय लोग उनकी मानसिकता को समझ नहीं पाए कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भारतीय भी सैनिक में जाकर शामिल हो गए थे और वही उनके शासन को संचालित भी कर रहे थे। तो वहाँ पे लोगों ने उसके पद को त्यागना शुरू कर दिया गांधी जी के साथ में आकर के, और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ठीक है, इसका हम लोग आज कर्जदार रहेंगे। और दूसरा सांस्कृतिक कारण में, सांस्कृतिक कारण में आप देखिएगा कि उन्होंने हमारे शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया। जो हम लोग का समय उस समय गुरुकुल पद्धति था, उसको उन्होंने आकर के अंग्रेजी शिक्षा नीति ला दिया। ठीक है, बच्चों, क्योंकि वहाँ पे उनको काम करने वाले जो भी चाहिए, वर्कर चाहिए थे, वो इंग्लैंड से आए हुए थे, उनकी भाषा इंग्लैंड थी। अब यहाँ पे लोग संस्कृत जान रहे हैं, कोई बांग्ला जान रहा है, मराठी जान रहे हैं, क्योंकि भारत चारों तरफ अलग अलग भाषा, तो उन्होंने एक भाषा इस पर थोपने का ऐलान किया और शिक्षा नीति ला करके उसने गुरुकुल का जो सिस्टम चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाया। तो इन्हीं 4-5 कारणों के कारण देश में एकता की भावना पनपना शुरू हुई कि नहीं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इन कारणों से हम लोग समाज में क्या क्या परिवर्तन आए। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का कैसे विकास हुआ। ये तो हो गया हमारा राष्ट्रवाद के कारण। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण। ठीक है, कहीं भी कारण आए तो आप इसको लगा करके और उस समय की जो भी घटनाएं थी उसको क्रमबद्ध तरीके से लिख दीजिएगा, बिल्कुल इजी तरीके में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये बात होगी आपको 1914 से लेकर के और 1947 तक के क्रम का। ठीक है, तो 1914 आपका देखिएगा, लाइट कट गया, 1 मिनट। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाइट कट गया है। ठीक है, फिलहाल स्पष्ट दिखाई दे रहा है और आप लोग बस सुनने का कोशिश कीजिए। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी। अब प्रथम विश्व युद्ध में कैसे भाग ले रहे थे, हम लोगों ने फर्स्ट अध्याय में देखा कि जर्मनी का एकीकरण हुआ था और फ्रांस का एकीकरण हुआ था। ठीक है, उस समय वो शक्तियाँ वहाँ से उभर रही थी, और औद्योगिकरण वाले चैप्टर में हमने देखा कि वहाँ से वो विदेश से भारत में आए। ठीक है, अब देखेंगे कि उनको आपस में ही वहाँ पे कैसे झगड़ने शुरू कर दी, यानी कि एक शक्ति दूसरी शक्ति पे भारी, कभी दो मतलब अच्छे खासे लोग आपस में ही लड़ते हैं। तो वहीं से देखेंगे हम कि जर्मनी एक तरफ है और फ्रांस एक तरफ है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और ब्रिटेन, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश थे उस समय, तो जर्मनी और ब्रिटेन। ठीक है, इन दोनों में वहाँ पे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो गया। ठीक है, इस विश्व युद्ध का एक अलग ही अध्याय है। और प्रथम विश्व युद्ध में चूंकि ब्रिटेन भाग ले रहा था, तो ऑब्वियसली है कि भारत भी उसमें सम्मिलित हो गया, और ब्रिटेन में भारतीय सैनिक ही जा रहे थे। ठीक है, तो भारतीय सैनिक ब्रिटेन के तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए। ठीक है, और इनके उपलक्ष्य में दिया गया क्या कि मतलब हम युद्ध में सम्मिलित हो तो हमको क्या मिलेगा। तो ब्रिटेन वाले ने कहा, ब्रिटिश सरकार ने कहा उस समय की, कि आप लोगों को हम लोग आज़ाद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब देखिए इस समय गांधी जी आ गए हैं भारत में, इस समय गांधी जी आ गए हैं और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं। इससे पहले वो अहमदाबाद मिल मजदूरों से मिलते हैं, कांग्रेस में कमिटियां में वो भाग लेते हैं, और इस प्रकार वो भारत की राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। तो उनका चंपारण सत्याग्रह
वो सत्याग्रह है जहाँ पे गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। ठीक है, इससे पहले उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, वहाँ के मजदूरों के साथ हो रहे अन्यायों के प्रति। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह, और उसके बाद एक काला कानून आ गया। काला कानून, देखिए लाइट भी आ गया। काला कानून जो 1919 में आया, ठीक है, जिसको हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा कानून था, देखिए ब्रिटेन वाले ने क्या कहा, अंग्रेज सीधा सीधी समझिए, अंग्रेज कहा कि तुम हमारे यहाँ चलो, हमारे साथ लड़ो, और लड़ोगे, हम जीतेंगे तो तुमको छोड़ देंगे, और जो जीतेंगे उसमें तुमको फायदा देंगे, पैसा देंगे। बदले में क्या दिया, रॉलेट एक्ट दिया 19 मार्च 1919 को। पूरे देश में मतलब कि विद्रोह की भावना पनपने लगी। ये ऐसा कानून था रॉलेट एक्ट, बिना किसी को कुछ कारण बताए, बिना किसी मुकदमा के आपको सीधा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप समझने का कोशिश कीजिए कि उस समय विद्रोह अंग्रेजों के प्रति कितना चरम सीमा पे होगी कि उसको मुकदमा भी लिखने का समय नहीं था, सीधा उसको पकड़ो। ये हमारे इतिहास का सबसे काला कानून है। ये 19 मार्च और 1919, यहाँ पे आपको तिथि दिखाई देगा, 13 अप्रैल 1919, मार्च से अप्रैल यानी कि एक महीना का भी दिन नहीं है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। अब देखिए जालियांवाला बाग में क्या हुआ, पंजाब के एक गार्डन था, उसमें जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग थे वो शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे थे कि इसी कानूनों के बारे में सम्मेलन कर रहे थे कि कैसा कानून आ गया, ये है वो है, हम लोग को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तब तक किसी भारतीय ने ही जाकर के अंग्रेजों को कान फूंक दिया, और उन्हीं के साथ जनरल डायर आया, जनरल डायर, और लोगों पे गेट बंद कर दिया, क्योंकि पार्क था, गेट आने का रास्ता था, वो गेट पे खड़ा हो गया और गेट बंद करके गोली अंधाधुंध चलवा दिया। इसमें हजारों लोग मारे गए। ये हमारे इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है, और ये काफ़ी एनर्जेटिक है। यहाँ से जब लोग में गुस्सा बौखलाया तो संपूर्ण भारत में एक क्रांति की दौड़ फैल गई। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि एक पार्क में शांतिपूर्ण सभा हो रही है और अंधाधुंध गोली चला दिया, वो एक भी वहां से जीवित लोग नहीं बच पाए। कहाँ ब्रिटेन ने कहा था कि आपको छोड़ करके हम चले जाएंगे, आपको जो कर है ये सब माफ़ कर दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। तब हम लोगों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के तरफ से। ठीक है, तो बदले में क्या मिला, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग। अब देखिए गांधी जी क्या कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि गांधी जी सत्याग्रह कर लिए हैं 1917 में, चंपारण सत्याग्रह, ये दोनों कांड हो गया। इसमें गांधी जी का क्या योगदान था, गांधी जी को, अब गांधी जी शुरू किए असहयोग आंदोलन। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हम लोग चारों तरफ तो उन्हीं का सहयोग कर रहे हैं, हमारे सहयोग के बल पे ही ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में जीत गया। ठीक है, वो हमारे सहयोग से, मतलब कि उसके सैनिक में जो ब्रिटिश भारत के सैनिक थे उस समय भारतीय ही थे, उसमें ज़्यादातर भारतीय ही थे। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1 अगस्त 1922 को। 1 अगस्त 1922 को इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। और हुआ क्या है असहयोग आंदोलन में, छात्र, मजदूर, सिपाही जितने भी थे वो अंग्रेजों की वस्त्र, अंग्रेजी सामान का मतलब बहिष्कार शुरू कर दिया। बस कुछ करना नहीं था, कर नहीं रहे थे, किसी को मारना, किसी को पीटना, कुछ नहीं। उनका एक ही सिद्धांत था कि हम उसका सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने इसके क्रम में क्या हुआ कि जो भी हमारे सैनिक थे ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश भारत में, ठीक है, ब्रिटिश भारत के सैनिक में जो भी हमारे भारतीय सैनिक थे, उन्होंने नौकरी को छोड़ना शुरू कर दिया, उनके कार्य, अपने वस्त्र त्यागना शुरू कर दिया। ठीक है, विदेशी कपड़ों का त्याग, विदेशी वस्तुओं का त्याग, हर प्रकार से मतलब उनका विद्रोह जताया गया कि हम अब आपको किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। इसी में गांधी जी ने कहा था कि एक गाल को चढ़ा मारे तो दूसरा गाल भी बढ़ा दो। ठीक है, तो आगे ये आंदोलन बिल्कुल पूरे देश में एक लहर पर पकड़ लिया। आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। ठीक है, तो ये जन आंदोलन इसको इसलिए कहा जाता है कि ये संपूर्ण देश में मतलब सारे लोग, सारे वर्ग
स्त्री, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, हर तबका के लोग इसमें सम्मिलित हो गए थे। इसलिए इसको जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, आपको इसके जन आंदोलन के कारण और परिणाम को लिखने के लिए आएंगे, तो आपको बस वही ट्रिक अपनाना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण। और जो यहाँ पे राजनीतिक में ये सब भी सामाजिक कारण में देखिए कैसे विद्रोह हो रहा है, इन सारे बातों को लिख दिए। ठीक है, क्योंकि इसी समय बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, प्रेमचंद्र हैं, इन्होंने अपना राइटिंग के बदौलत जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम और जनगण मन राष्ट्रगान, इस सब का कहीं ना कहीं इसी समय निर्माण हो रहा था। राष्ट्र प्रतीक के रूप में कोई कोई वस्तु को रखा जाता था। ठीक है, इसी समय हमारे तिरंगे का शान का, हमारे शान जो भी है, जिसको हम लोग प्रत्येक 15 अगस्त 26 जनवरी को फहराते हैं। ठीक है, तो उस समय तिरंगे का निर्माण हुआ था और गांधी जी का जो चरखा था, चरखा, और एक देखिएगा पुराने तिरंगे पे हमारा होगा चरखा और एक सूत काटता हुआ, तो उसी समय ये डिजाइन किया जा रहा था कि कम से कम कोई एक साधन होना चाहिए जिसके प्रति हम लोग एक हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन हो रहा था सारे, मतलब कि चारों तरफ ये जन आंदोलन के रूप में फैल चुका था। अचानक हुआ क्या, चौरी चौरा एक स्थान है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर जिले का चौरी चौरा स्थान है, वहाँ पे क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 का दिन था। लोग ऐसे ही भीड़ चल रही थी, लोगों का समूह चल रहा था, चारों तरफ सारे देश के हर एक भाग में आंदोलन चल रहा था। तो चौरी चौरा में क्या हुआ, लोगों ने जा करके आक्रोश में आकर के, उत्साह में, वो एक पुलिस स्टेशन को फूंक दिया, पुलिस स्टेशन को बाहर से ही आग लगा दिया। ये बात गांधी जी को पता चला और गांधी जी ने इसको अचानक से बंद कर दिया, इस आंदोलन को, चौरी चौरा आंदोलन को अचानक से बंद कर दिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए या कोई भी। उन्होंने, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य था, हमें बस यदि अंग्रेजों का हम सहयोग नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक चले जाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इस प्रकार चौरी चौरा कांड से तो हमारा असहयोग आंदोलन बंद हो गया, स्थगित हो गया। और यहाँ से फिर गांधी जी आगे बढ़ते हैं और संपूर्ण देश में भ्रमण करते हैं और नमक आंदोलन चलाते हैं अपने 69 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से। तो इस सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोई विशेष चीज़ें यहाँ से आएंगी नहीं। ठीक है, इतिहास में ज़्यादा सवाल पूछेगा नहीं, और आप लोग बिल्कुल लिखने से परहेज मत कीजिएगा। कोई भी यदि लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कारण और परिणाम का ही आएगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है यही आएगा, असहयोग आंदोलन। तो उसके कारण परिणाम जैसे यहाँ पे आपको बताया गया, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण दे करके, उसके बीच में आप अपने हिसाब से अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो एक बात और आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि जब हमारे समय कम होता जाता है, यानी कि युद्ध कब जीतता है, सोचिए, आप योद्धा हैं, आपके सर पे 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम है, तो आप कैसे इसको पास कीजिएगा। योद्धा कब जीतता है, जब आप पहले दिन आइएगा, पहले दिन थोड़ी जीत जाएगा। यहाँ पे रॉलेट एक्ट आया, जालियांवाला बाग हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ, बंद करना पड़ा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि उसमें भगत सिंह आते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं, सुभाष चंद्र बोस आते हैं। इन्होंने अपने खून से इस पूरे भारत भूमि को सींचा है, तब जा कर के हमको 47 में जा कर के आज़ादी मिल रही है। तो उसी प्रकार समय को आप लोग पढ़ते रहिए और ज़्यादा दिमाग पे किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं लेना है, और बिल्कुल सहज तरीके से आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, और सबसे पहला कभी कभी क्या होता है, बच्चों की समस्या ये होती है कि वो जब लिखते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं हम सही लिख रहे हैं कि गलती लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस बहुत ज़्यादा है और सवाल बहुत कम आएंगे यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस रखिएगा और आप जो लिखिएगा वो सारा चीज़ सही होगा, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड है, सारा एक दूसरे से रिलेट हो रहा है। वहाँ पे देखिए औद्योगिक क्रांति हो रही है, वहाँ से आ रहे हैं विदेशी यहाँ पे भारत में, इंडो चाइना में जा रहे हैं, यानी वियतनाम, कंबोडिया, लाओस वाले क्षेत्र में, और वहाँ पे वो अपना नीति फैलाते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। वहाँ पे आंदोलन होता है, उनको खदेड़ के भगाया जाता है। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध होता है फिर, और भारत आज़ाद होता है। सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट हैं,
तो आप लोग बिल्कुल इसी तरीक़ा से आंसर राइटिंग कोशिश मैं यही आप लोग से एक निवेदन करूँगा कि आप एग्जामिनेशन में बैठने से पहले एक बार उसको लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक बार जब आप आंसर लिखिएगा और पढ़िएगा तो आपके दिमाग में पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या हमको यहाँ पर और ऐड करना चाहिए और क्या यहाँ से हटाना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।